बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और मामला था अरशद शरीफ का कत्ल केस। उसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त है, समाअत होती है और हामिद मीर साहब और जो अरशद शरीफ के एडवोकेट हैं, जो दरख्वास्त दी गई है वो हैं अज़हर सिद्दीक साहब। तो इन्होंने आज वहाँ पर एक तो अहाता अदालत में गुफ्तगू की है और दूसरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत के दौरान रिमार्क्स और इसको परसू कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब कहते हैं कि बच्चा बच्चा जानता है कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात किसने बनवाए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये मुकदमात बनवाए थे और इनके कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाया जा रहा है, वो भी इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वही लोग जिन्होंने इनके ऊपर मुकदमात बनाए थे वो नहीं चाहेंगे कि कोई जुडिशल कमीशन बने और चीज़ें दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए, सामने आ जाएं। ये आज हामिद मीर साहब ने कहा है और उन्होंने कहा कि अगर वो समझते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उनका गलत नाम लेता हूँ तो जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके लिए हाँ कर दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ें साफ शफाफ रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएंगी। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं आज इसी केस के हवाले से, और आज अदालती दिन था और एक और केस भी था, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी केस था। तो यहाँ पर जो आमिर फारूक साहब हैं वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए, हर हालत में बनाया जाना चाहिए। और सहाफ़ी जो हैं वो ख़बर लेकर आते हैं तो इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें कत्ल क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। अगर वो कोई ख़बर लेकर आते हैं तो कमीशन बनाना हुकूमत के क्रेडिट में जाएगा। अगर हुकूमत बनाती है तो ये हुकूमत के क्रेडिट में जाएगा, इस हुकूमत को क्रेडिट मिलेगा। देखें कि अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, देखें और कमीशन बनाने में गलत क्या है ये भी हमें बताएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वफाकी हुकूमत इससे भाग क्यों रही है, कमीशन क्यों नहीं बना रही है, असल में मामला क्या है। वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही। जो JIT बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ आई वाश है। इससे हमने पूछ लिया है और उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो JIT बनी थी वो सिर्फ आई वाश था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक लॉलीपॉप दिया गया था। तो ये बेहतर है कि JIT की जगह जुडिशल कमीशन बनाया जाए और अगर हुकूमत बनाती है तो ये उनके क्रेडिट में बात जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत JIT बनाना क्यों नहीं चाहती। हुकूमत तो बनाए JIT लेकिन हुकूमत अवामी नहीं है, हुकूमत है फॉर्म 47 की। और जिसने इमरान खान साहब और अरशद शरीफ और बड़े लोगों पे मुकदमात बनाए हैं वो शख्स कैसे अपने ही खिलाफ, वो ताकतवर हल्का कैसे ही अपने ही खिलाफ जुडिशल कमीशन बनवाएगा। ये बिल्कुल बच्चा बच्चा ये भी बात जानता है कि कोई अपने खिलाफ तो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगा ना, किसी हालत में नहीं बनाएगा। तो इसलिए हुकूमत बेचारी बेबस है और जितना उसको रखा गया इतनी की वो काम कर सकती है। आगे चलते हैं तो आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक और आज समाअत की है और वो थी इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं उस दरख्वास्त के ऊपर। तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, क्या क्या सहूलियात हुकूमत की जानब से या इंतज़ामिया की जानब से जो अडयाला जेल की है वो फराहम कर रही है, इसके ऊपर आज समाअत होती है। तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा है कि बिल्कुल 22 अगस्त तक हम आर्डर जारी कर रहे हैं, 22 अगस्त तक बताएं हमें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और जो भी तफसीलात हैं वो रिपोर्ट पेश की जाए कि किस किस्म की सहूलियात अडयाला जेल में इमरान खान साहब को पेश की जा रही हैं।
اور کس قسم کی ان کو چاہیے اور کس قسم کی نہیں ابھی تک دی گئی. یہ ساری کی ساری زمینی حقائق جو ہیں وہ 22 اگست تک ہمارے سامنے رپورٹ پیش کی جائے. پھر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ عمران خان صاحب کی واٹس ایپ کے ذریعے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی. عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے روم میں فریج نہیں ہے جس کی وجہ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے اور مجھے جو ایک پوائزننگ کی شکایت ہوتی ہے، فوڈ پوائزننگ کی، تو اس وجہ سے بھی آپ یہ دیکھیں معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ رپورٹ آج لینے دیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ رپورٹ آ لینے دیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا رپورٹ ہے، کیا انتظامیہ کہتی ہے، کیا اڈیالہ جیل والے کہہ رہے ہیں اور کیا اصل حقیقت کیا ہے جو انتظام وہاں پر کیے گئے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ فریج لگوا کر دینا میرا کام تو نہیں ہے، میں فریج نہیں لگوا کر دے سکتا، یہ بھی انہوں نے ساتھ میں کہا. تو آگے بیرسٹر بابر اعوان صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملا ہوں، عمران خان صاحب حوصلے کا پہاڑ ہیں اور وہ بیمار ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، انہوں نے پیچھے اپنے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ بات کی ہے کہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، اس کے باوجود کسی قسم کی وہ رعایت نہیں مانگ رہا. اور آج وہ 2 قدم اگر پیچھے ہٹ جائے، 2 قدم پیچھے ہٹ جائے تو اقتدار اس کو مل جائے گا اور وہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اس تک ہار نہیں مانے گا. اور اگر 2 قدم آج پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ جو حکومت ہے نا، یہ فارم 47 کی حکومت، یہ دھڑم سے جا گرے گی، یہ 6 گھنٹے نہیں نکال سکتی، کیونکہ پھر عمران خان صاحب ڈیل کر لیں گے. ظاہر ہے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب لچک لے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، مگر وہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور وہ پیچھے ہٹے گا نہیں. آج ایک اور اہم چیز ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسد عمر جو ہیں وہ آج انسداد دہشت گردی ATC کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اسد عمر کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور کمرہ عدالت سے ان کو اٹھایا وکلاء نے اپنے کندھوں پر اور باہر لے آئے اور پھر ان کو گاڑی میں ڈالا گیا اور پھر ان کو لے گئے. ساتھ میں زین قریشی صاحب تھے اور ان کو لے کر PIC روانہ ہو گئے، جو دل کے عارضے کا جہاں پر علاج بھی ہوتا ہے اور جہاں پہ رپورٹ بھی چیک کی جاتی ہے اور جو اصل وہ ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی آپ سمجھ لیں. تو اسد عمر کو PIC میں طبی امداد دی جا رہی ہے، فرسٹ ایڈ بھی دی گئی ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہمارے قومی اسمبلی کے ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں، عمر ایوب صاحب، باقی قیادت بھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے. حالانکہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، مگر تعلقات بھی ہوتے ہیں، ذاتی تعلقات بھی ہیں. اور اسد عمر نے آج تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، بظاہر کوئی سامنے نہیں آئی ہے، مگر اسد عمر سے عمران خان صاحب ہلکے سے خفا بھی ہیں، ناراض بھی ہیں. ان کا واپسی کا جو راستہ ہے یہ تو عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے جب عمران خان صاحب واپس آئیں گے. اب حکومت وقت ایک کارروائی ڈال چکی ہے، عدالت کی جانب سے مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ آیا ہے. عدالت نے مانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نشان ملا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے عوام کا 8 فروری کو. یہ آزاد امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے بدنیتی یا پھر غلط تشریح کی وجہ سے ان سے بلے کا نشان چھینا اور ان کو ایک جماعت نہیں مانا گیا، حالانکہ الیکشن کمیشن میں بھی وہ جماعت رجسٹر ہے. سارے فیصلے آپ کے سامنے آتا ہے، مگر جو 11 ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ سمیت وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ جو بھی سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جانی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. طاقتور کی چھتر و چھایا میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، حکومت اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور حکومت اس کو پروٹوکول دے رہی ہے. معاملہ کہاں پر آ کے پہنچا ہے کہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوا ہے الیکشن کمیشن، آدھا فیصلہ مانا گیا، 41 امیدوار جو ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، باقیوں کے لیے دوبارہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا. اسی دوران میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور یہ کیس جو اپیل میں جانا ہے
अपील भी छुट्टियों के बाद लगनी है। सितंबर में जाकर इसी दौरान में कार्रवाई डाली है हुकूमत वक्त ने, शहबाज शरीफ साहब ने। क्या कार्रवाई डाली है? एक बिल, एक एक्ट, जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 बिल पेश किया जाता है असम्बली में, उसको आज कौमी असम्बली में डिबेट के बाद मंजूर कर लिया जाता है अक्सर से, यानी कि कसरत राय से, और फिर सेनेट से भी मंजूर करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन है, यानी कि बैरिस्टर गौर और उमर यूब, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने इस बिल को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये आपके लिए, आपके ताबूत में आखिरी कील होगा ये जो बिल आपने फजूल का बनाया है। और ये बिल असल बनाने का मकसद क्या है? असल बिल को बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रही है। अंदाज़ा लगाएं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह के काम करेगी या फैसला देगी, ये तौहीने पार्लियामेंट है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाएं, एक एक्ट, तरमीमी एक्ट पास हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 11 जजेस समेत मुतफिका तौर पर कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, है और रहेगी। फिर क्या कहा उन्होंने कि मखसूस नशिस्तों के हकदार भी तहरीक इंसाफ ही है। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये फाइनल हो जाता है। तो हम इलेक्शन एक्ट जो है उसको चैलेंज करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज हसीना वाजिद को फ़ोन करके तरीक़ाकार पूछ लें, उनसे सुन लें कि जद्दा जाएं, सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो हसीना वाजिद जैसा हाल होगा। तो इनकी भागनियाँ आप देखिएगा बैरिस्टर गौर साहब, जब इस तरह के हालात बनेंगे, लावा फटेगा, तो ये जद्दा छोड़ के पता नहीं किधर किधर जाएंगे, ये चाचा भतीजी, इनकी भागनियाँ देखना आप। तो फिर आगे जो मामला है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि पार्लियामेंट में जो बैठी हैं जमातें, उन्होंने जो सियासी कार्रवाई डाली है बदनीति के ऊपर, उसमें जो बिल मंजूर हुआ वो ये है कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया है। इसकी 3 शिकें हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा कराना लाजम है, और मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना कराने पर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और पार्टी सर्टिफिकेट ना जमा कराने वाला आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होगा। ये कार्रवाई डाल दी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि आइन क्या कहता है। आइन का जो मामला है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि सेक्शन 104 जो है वो कहता है कि तरमीम का इतलाक सदर के दस्तखत के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद माजी से नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होता है, सदर दस्तखत कर देते हैं, या दायरा है सेनेट के पास, सदर के पास जाना है, दस्तखत होते हैं, तो ये इसका इतलाक माजी से नहीं होगा बल्कि मुस्तकबिल में होगा। लेट्स सी ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।